नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के साथ करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री चुनावी रण में उतरे हुए हैं। मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में, भारत के गौरव गान में छत्तीसगढ़ की भूमिका अग्रणी। और इस दौरान प्रधानमंत्री बघेल सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। चुनावी रण में प्रधानमंत्री का प्रण साफ नजर आता है। विपक्षियों को ढेर करने के लिए, चारों खाने चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कमान संभाली हुई है। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें और ग्राफिक्स दोनों एक साथ देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आदिवासी टोपी और सदरी पहनाते हुए किया है। एक अलग स्वरूप में नजर आए प्रधानमंत्री। देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दो प्रदेशों की बात करते हैं, उड़ीसा का भी कई सारा हिस्सा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के दिल में अगर जगह बनानी है तो आदिवासियों के दिल में जगह बनानी ही होगी। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास। जगदलपुर और दंतेवाड़ा, इन दोनों ही क्षेत्रों के बीच में योजना का आगाज हो चुका है। क्योंकि देखिए, मां दंतेश्वरी का काफी ज्यादा महत्व है छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जब आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हर एक जिले की रक्षा देवी करती हैं। यानी कि देवी प्रधान प्रदेश है। और ऐसे में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते आदिवासियों से अगर जुड़ाव बनाना है तो उस जुड़ाव के लिए प्रधानमंत्री को उनसे कनेक्ट करने के लिए उनके तरह दिखना होगा, वैसा ही बोलना भी होगा। यही वजह है कि देखिए, प्रधानमंत्री को आदिवासी टोपी पहनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की ओर से उनको ये भेंट दी गई थी। चुनावी रण में प्रधानमंत्री NH 43 के सड़क उन्नयन परियोजना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है।
हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है। रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयरन ओर है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयरन ओर है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयरन ओर में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। तो सियासी शतरंज का खेल चल रहा है। बिसात बिछड़ी अभी से शुरू हो गई है। 24 में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले एजेंडे सेट किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी आज फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचेंगे, मत्था टेकने का काम करेंगे। उनके साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज फिर से राहुल गांधी करीब आधे घंटे के लंगर के लिए उन्होंने सब्जियां भी काटी थी। और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि बर्तनों की सेवा भी करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। श्री हरमिंदर साहिब में
आधे घंटे लंगर के लिए राहुल गांधी ने यहां पर सब्जियां भी काटी हैं। स्वर्ण मंदिर में आज फिर राहुल गांधी ने मत्था टेका है। देखिए जिस तरीके से सिखों को लेकर के लगातार कनाडा में बयानबाजी हो रही है और भारत हर तरफ से सिखों के मुद्दों को लेकर के घिरा हुआ है। अब ऐसे में राहुल गांधी का 2 दिन लगातार स्वर्ण मंदिर जाना अपने आप में बहुत सी कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूज क्लिक के दफ्तरों में राजधानी दिल्ली और नोएडा दोनों ही जगहों पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस की रेड बदस्तूर जारी है। न्यूज क्लिक के कर्मचारियों के ठिकाने पर छापा पड़ा है और न्यूज क्लिक पर आरोप है कि चीन से फंड लेता है न्यूज क्लिक। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस की रेड, और ये रेड कहीं और नहीं बल्कि न्यूज क्लिक के दफ्तरों में पड़ी है। न्यूज क्लिक पर यह आरोप नया नहीं है, कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार रेड पड़ी है। और चाइना से फंडिंग के आरोप लगे हैं, इसी वजह से रेड पड़ी है। रेड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देश के खिलाफ बाहरी विदेशी ताकतों के इशारे पर कोई भी काम करेगा वो हमें कतई स्वीकार्य नहीं। न्यूज क्लिक पर बेहद संगीन आरोप थे कि चाइना की जो प्रोपेगेंडा की कंपनियां हैं उन्होंने 38 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद है, हर मुद्दे पे चाइना के साथ हम आंखें तरेर कर खड़े हैं। लेकिन अगर अपने देश की कुछ न्यूज कंपनियां इस चाइनीज पैसे का दुरुपयोग करके चाइनीज प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और जो कानून है उसके लिए कठोरतम कदम उठाए जाएंगे और इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। देश की जो संप्रभुता है वो सर्वोपरि है हमारे लिए और देश के साथ कोई समझौता नहीं। और अगर आप चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, तब तो कानून के लंबे हाथ आप तक पहुंचेंगे। मेरा अपना विचार है कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु उसकी आड़ में अगर झूठा फंसाया जाएगा पत्रकारों को तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, पत्रकारों के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। आपके सामने जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए वह आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई हैं, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। तो एक्शन हुआ, एक्शन के बाद रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी क्या कुछ कह रही है, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है और भी पार्टियां क्या कुछ कह रही है। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर
इनका बयान सामने आया है। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, नियमों के तहत कार्रवाई करती हैं एजेंसियां, गलत काम करने पर एजेंसियां काम करती हैं, जांच पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं अगर गलत किया नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है, जांच एजेंसियां तो काम करती हैं जैसी उनको फीड मिलती है उसके अकॉर्डिंग, और नियमों के तहत अगर कार्रवाई की जा रही है तो उस पर कुछ क्या कहा जाए। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। तो सियासी गढ़ बना हुआ है राजस्थान, और मरुधरा के लिए उसकी सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक मध्य प्रदेश के तर्ज पर ही बीजेपी की जो बिसात है वो राजस्थान में भी नजर आएगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में भी सांसद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस विषय को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर कल से ही आ रही है, जब से परसों चुनाव समिति की बैठक देर रात तक हुई थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों को ही ग्राउंड पर उतारा जा सकता है। और इसके अलावा 6 सांसद और हैं जिनका नाम आपको सूची में नजर आ सकता है। तो बिहार में जातिगत जनगणना के साथ आरंभ प्रचंड हुआ है, और इतना प्रचंड कि मामला अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिहार में जाति जनगणना का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जातिगत जनगणना का मामला, कल रिपोर्ट जारी की थी बिहार सरकार ने, और उसके बाद नीतीश कुमार ने बयान भी दिया था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब जो योजना हम बनाएंगे उसमें काफी मदद मिलेगी, और ये जो आंकड़े हैं बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन अब वापस से यू टर्न करके फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। हालांकि ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सरकार के यानी कि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य सरकार इंस्पेक्शन करा सकती है, अपने पास डेटा रख सकती है, लेकिन जनगणना नहीं करा सकती। जबकि बिहार सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनका कहना था कि हम गणना नहीं करा रहे, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, दूसरी तरफ बिहार में सियासत चरम पर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। जातीय गणना रिपोर्ट पर आज सर्वदलीय बैठक है। नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर को 3 बजे सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये कल की तस्वीर है जब बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे, और उन आंकड़ों के बाद उथल पुथल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम चुनावी राज्यों में मचा हुआ है। और नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, आंकड़े तो सामने आ गए हैं, अब इन आंकड़ों से मदद मिलेगी कि हम योजनाएं कैसे धरातल पर लेकर के जाएं। दोपहर को 3 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं और ऑल पार्टी मीटिंग होगी। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा हो सकती है। जातीय गणना रिपोर्ट पर आज सर्वदलीय बैठक है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है नीतीश कुमार ने। तो
तो अब आप सोच रहे होंगे कि आरंभ प्रचंड क्यों कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि बिहार में जो सियासत हुई है उसका प्रभाव अब उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा है। मायावती जो कि पिछड़ों की नेता मानी जाती हैं, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए कहा कि जब बिहार में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। गणना करवाइए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। जातिगत जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट। मायावती ने कहा जो काम बिहार में हो सकता है वो काम यूपी में भी हो सकता है। ये वो ट्वीट है जो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मायावती जब ट्वीट करती हैं तो एक ट्वीट करती नहीं है, वो अपनी पूरी बात लिखती हैं और 3 ट्वीट एक साथ करती हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति में उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसका नतीजा है कि SC/ST एक्ट आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी मंडल विरोधी जातिवादी और सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब अपनी नियत और नीति में जनभावना और जन अपेक्षा के हिसाब से सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू कर देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यह सही समाधान ना हो। तो बिहार से उठी हुई आंधी ने अब कई राज्यों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो बिहार में हुआ उसके बाद मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रभावित हो गया। मायावती ने ट्वीट कर दिया और कहा है कि जातिगत जनगणना जब बिहार में हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे हैं साहब। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।